अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, जिनकी मंजिल एक थी, रास्ता एक था, जो एक स्टेज और एक पेज पर थे, जो हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे हुए, आज वो इत्तेहाद बाकायदा तौर पर खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी ने भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले एएनपी भी इस तहरीक से राहें जुदा कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ चलने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि इस ऑपोजिशन इत्तेहाद पर कई सवाल भी उठा दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साथ ही वापसी के लिए शो कॉज नोटिस जारी करने वालों से मुआफी का मुतालबा भी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के ऐलान को जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सियासी खुदकुशी करार दिया है और साथ ही सूरत हाल की बेहतरी के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया है। नून लीग की जानिब से भी शो कॉज वापस लेने की एक ही शर्त रखी गई है और वो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट से मुस्ताफी हो जाएं। वो इत्तेहाद जो वजीर आजम को घर भेजने, ऐवान को माइनस इमरान करने के लिए बनाया गया, अब उसकी हालत यह है कि वो इत्तेहाद अब यूसुफ रजा गिलानी साहब की पोजीशन पर ऑपोजिशन कर रहा है। जहां ऑपोजिशन मुश्किलात से दो चार है, वहीं हुकूमत के लिए भी डस्का इंतखाब में शिकस्त के बाद सियासी मुश्किलात और सवालात बढ़ते जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पैदर पे शिकस्त हुकूमत के बयानिए के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। वो तब्दीली जो अवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी, 3 साल बाद अवाम के लिए बाइस तकलीफ बन चुकी है। महंगाई कम करने के लिए ऐलानात तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इक़दामात नहीं किए जाते, जिसके बायस अवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी है और महंगाई पर काबू पाने में नाकामी ही दरअसल हुकूमत के लिए बड़ी बल्कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन है। क्या हुकूमत इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर पाएगी और क्या शोकॉज के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुआफी मांगी जाएगी? अब ऑपोजिशन की पोजीशन क्या होगी? इस्तीफा और लॉन्ग मार्च का फैसला कब किया जाएगा और कौन करेगा? ये सवालात आज हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफ सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद साहिबा हमारे साथ हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से शहरा रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूं और सबसे पहले रुमीना साहिबा आपकी तरफ आऊंगा मैं। एक बहुत बड़ा धचका है ये उस मूवमेंट के लिए जिसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हुई। एएनपी के बाद आज बिलाखिर वो पीपल्स पार्टी जिसने कुछ दिन पहले ये कहा कि हम जारहाना फैसला करेंगे और जारहाना जवाब देंगे शो कॉज पे, तो आज वो जारहाना जवाब आ गया। पीपल्स पार्टी भी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं रही। शो कॉज पर मुआफी मांगने का कहा गया है। अब नून लीग क्या सोच रही है? मुआफी मांगेंगे आप पीपल्स पार्टी से? बहुत शुक्रिया जमील सुखेरा साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। जहाँ तक आपने बात की कि पीएमएलएन जो है वो क्या सोच रही है या क्या होगा, धचका ये किसी जो नुकसान पहुंचा है मैं समझती हूँ उससे अपनी इनकी साख्त को भी यकीनन नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन बार कैफ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। वो तो डेफिनेटली आने वाला वक्त जो है और अवाम जो है वो देख भी रहे हैं और वो फैसला जो है वो जब इंतखाबात होते हैं उसमें हो ही जाता है। यहाँ पर बात ये है कि जवाब तो अभी भी नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वो जारहाना जवाब देंगे, जारहाना जवाब तो अभी भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा था उसका तो जवाब नहीं दिया कि बाप से वोट क्यों लिए गए। नहीं, लेकिन बिलावल साहब ने जो गिले शिकवे किए नून लीग से, जारहाना आप किसको कहेंगी रुमीना साहिबा? जब पीपल्स पार्टी से अलग ही हो गई तो इससे ज्यादा जारहाना फैसला क्या होगा? देखिए बिल्कुल मैं एक बात, अगर आप मुझे मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। बात यह है कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि सिर्फ बिलावल साहब को ये और तमाम पीपल्स पार्टी के लिए भी कि ये कोई फैसला पीएमएलएन ने तो शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया, ये पीडीएम का फैसला था। पीडीएम कब जब बनी तो उस टाइम पीपल्स पार्टी बीच में मौजूद थी, इसके तमाम तर एसओपीज बने थे, इसकी तमाम तर जो काम करने के तरीकेकार थे, प्रॉपर एक पेपर वर्क हुआ था और उसके ऊपर जो चीज़ें डिसाइड की गई थी उन चीज़ों के ऊपर ही चलते हुए काम हुआ, जिसमें आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी इस्तीफे नहीं देने और बात करने के साथ डायलॉग्स के साथ इस चीज़ के ऊपर बात की गई, तमाम तर जमातों के साथ बैठ के बात की गई, तो क्या पीडीएम ने इनकी बात का, ये तमाम दूसरी जमातों ने उस बात का इनकार किया? नहीं, तमाम तर जमातों ने मिलकर बैठ के उस फैसले को, उस चीज को उन्होंने कायल किया, उस पे एग्री हुए सारे। लेकिन मुझे मौका दे, आप दो चीजें मिक्स करके देखें। बिलावल साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें जो गिले शिकवे उन्होंने किया नून लीग से,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو شو کاز دے دیا آپ نے، لیکن بہت سے ایسے مواقع تھے، بہت سے ایسے نون لیگ کے بھی اقدامات تھے جن پہ شو کاز بنتا تھا. بلال صاحب کا کیا کہنا تھا ذرا وہ سنتے ہیں، پھر میں آپ سے سوال دے دیتے. There is no concept of show cause notices in democratic movements. کوئی show cause notice نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی. کسی کو کوئی show cause نہیں دیا گیا جب سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ مکمکا کیا گیا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پنجاب میں پی ٹی آئی اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا. جب خیبر پختونخوا میں کسی ایک جماعت نے پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس کے فیصلے کے برعکس اپنا ہی ایکسٹرا جنرل کینڈیڈیٹ لانچ کیا تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے. ہم اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا مزاحمت کرتے ہیں. اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کی مذمت کرتے ہیں. بلاول صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اب رسپونڈ کیجئے. دیکھیں میں نے بلاول صاحب کی باتیں پہلے بھی سنی ہیں اور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ایک ہی چیز کو اگر آپ سب لوگ جو ہیں اگر وہ مکس کریں کہ وہ صرف شاید پی ایم ایل این جو ہے بات ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک پی ڈی ایم کا مشترکہ پراپر ایک فیصلے تھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مکمکا، کون سا مکمکا 3 سالوں میں؟ ہم تو تمام تر جماعتیں، تمام تر اپوزیشن جو سی ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائز ہوتی آ رہی ہے. کون سا مکمکا بزدار کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا؟ کہاں پر کس نے مکمکا کیا؟ لیکن خیر دوسری بات یہ کہ کوئی مفت میں کوئی چیز اس طرح سے کوئی اگر یہ بات ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی کیا مفت میں وہ بنے ہیں؟ ہم سب لوگوں نے مل کر اتحاد کے ساتھ ان کو سینیٹر بنایا. اور دوسری بات یہ کہ گلے شکووں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ گلے شکوے پھر ساتھ ساتھ آنے چاہیے تھے نا. آج جب ایک اتنا بڑا سٹانز آیا، دیکھیں اگر آپ کو اعظم تارڑ صاحب نہیں پسند ہے تو آپ اس چیز کو پی ڈی ایم میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس کے اوپر آپ نے پی ڈی ایم میں کیوں بات نہیں کی؟ لیکن تمام تر وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئیں اور ایکچول ایشو وہی بات آتی ہے کہ اگر شو کاز نوٹس کیا جارحانہ آپ نے جواب دے دیا یا جو بھی ہوا، لیکن آج بھی عوام کا سوال، ہم سب کا سوال، میں ذاتی طور پہ جو ایک ووٹر ہوں جس نے اس نظریے کو ووٹ دیا ہے اور ہم نے ایک تمام تر جماعتوں نے مل کر جمہوریت پسند جماعتوں نے مل کر جو فیصلہ لیا تھا، اس فیصلے سے ہٹ کر جب آپ باپ کی اس سے ووٹ لیتے ہیں تو میں تو یہ پوچھ سکتی ہوں نا کہ آپ نے کیوں ان سے ووٹ لیا؟ جب ایک چیز کمٹ ہم لوگوں نے کی تھی اور اس سے ہم منکر ہوئے تو کیوں ہوئے؟ تو میرے خیال میں یہ جواب تو بنتا ہے. لیکن آج اگر آپ نے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو نقصان پہنچایا ہے یا اس سے آپ پیچھے ہٹے ہیں تو میرے خیال میں آنے والا وقت سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وقت تو ہر چیز رقم کرتا ہے. اینڈ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. میں تو آج بھی یہ کہوں گی کہ خدا کرے کہ پی ڈی ایم تمام سے مل کے کریں. آل رائٹ رومینہ صاحبہ. شیلا صاحبہ آپ نے گفتگو سنی رومینہ صاحبہ کی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اتحاد کے ساتھ سارے فیصلے کر رہے تھے، اگر اتحاد کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوایا گیا تو بعد میں جب اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنا تھا وہ بھی اتحاد کے ساتھ ہی کر لیتے، اس میں پھر آپ نے الگ راستہ کیوں اپنایا؟ میں بالکل ان کی ساری باتوں کا جواب دے رہی ہوں. جب تک اتحاد چل رہا تھا اس وقت انہوں نے دیکھا کہ جو چیزیں جلد سے نہیں کر سکیں، پیپلز پارٹی کی تجاویز کہ بائی الیکشن اور سینٹ میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اس اتحاد کی وجہ سے شیخ رشید کی یہ بات کے ساتھ کہ 13 بندوں نے پیسے لیے وزیر اعظم کو، ان کے نام معلوم ہے، اور 17 نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، وزیر اعظم کو ان سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. اور آج یہ جو آوازیں آ رہی ہیں پی ٹی آئی سے کہ اس میں جہانگیر ترین نے کردار ادا کیا، یہ بتا رہا ہے کہ کب اتحاد تھا اور کب نہیں رہا. آپ جو ہیں وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں بات ہونی چاہیے تھی. آپ نے وہ لاہے عمل پڑھا ہے کہ 7 نکات پر مبنی لاہے عمل تھا، جس میں آخری یہ تھا کہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر تمام آئینی آپشنز کو استعمال کیا جائے گا اور وقت آنے پر مشاورت کے ساتھ استعفے کا آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ کمیٹی کرے گی جو بنائی جائے گی، یعنی کہ رہبر کمیٹی. آپ رومینہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جب لانگ مارچ کا اعلان ہوا
तो ये जो पीडीएम आप कर रही हैं, इसको बनाने में सबसे बड़ा किरदार मेरे चेयरमैन का है। उन्होंने सबके पास विजिट किए, सबके पास सबसे बात रखी और पीडीएम बनी। मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी के बलबूते पे कि अगर वो इस्तीफे नहीं दे तो आप भी नहीं देंगे, वो लॉन्ग मार्च ना करे तो आप भी नहीं करेंगे, आपने कोई मीटिंग हुई कोई पीडीएम की? कोई मीटिंग हुई? उस मीटिंग में कोई ये बात की गई कि हमने इस्तीफे देने हैं? आप तो वो पार्टी हैं जो ये कह रहे थे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि असेंबली में अगर कोई चीज़ हुकूमत लेके आती है तो हम असेंबली में भी पार्टिसिपेट करेंगे और उसको एक मुस्तहकम वे में ले जाएंगे। वैसे तो हुकूमत से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन आप कहते थे अब इस हुकूमत से बात नहीं होगी। तो ये 5 सीटें आपने किससे बात करके उन्हें दी? सही। लेकिन दूसरी बात जो है, जो एक मिनट बात पूरी कर लो, एक सवाल और ले लें। आप बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। ये चीजें आप जिस तरह कह रही हैं कि ये डिसाइड हुआ कि सारी चीजें मुशावरत से चलेंगी, सारे फैसले मुशावरत से किए जाएंगे, तो ये मुशावरत से मशरूत तक का सफर कैसे हो गया? फिर वो मीटिंग जिसमें पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, वहां पे भी फिर मशरूत चीजें हो गई। फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब जब ऑपोजिशन लीडर चुने गए तो उसमें नून लीग के एतराजात सामने आए। तो ये मुशावरत से चलते चलते फिर मशरूत की तरफ कैसे चल पड़ी दोनों पार्टीज? इसलिए कि जो पार्टी ऐवान में होते हुए भी अपना ऐवान का किरदार अदा नहीं करना चाह रही है और वो कह रही है कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, उसने सेनेट की सीटों में बंदर बांट कैसे की? जबकि उसे मालूम था कि खुर्रम लगारी का ग्रुप जो है वो बागी ग्रुप है, वो हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको मालूम है कि पंजाब में आपके लोग कम थे। हम तो खड़े हुए थे ना, आपके अगर 6-7 लोग कम हो रहे थे तो हम तो थे, हम तो पीछे नहीं हटे थे। सही। आपके लोगों ने आपके लोगों के ऊपर लोटे रखे थे। आपने ये बात की पीडीएम में, इसका जिक्र किया। मैंने खुद अपने चेयरमैन से बात की थी। मैंने कहा चेयरमैन क्या आपको मालूम था कि पंजाब में इस तरह ये सीट एडजस्टमेंट कर गए? उसने कहा बाखुदा मुझे नहीं मालूम था और ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर इसी तरह केपी की बात हुई। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप इन बातों को करते रहेंगे और हमें डिक्टेट करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, डस्का में आप क्यों जीते? इसलिए जीते कि अवाम ये चाहती है कि जहां आपका रोल बनता है वहां आप अपना रोल प्ले करें। सही सही सही। आपको पॉइंट नहीं, आपको वोट दे रहे कि आप जो है, एक मिनट, नहीं, आपको इसलिए वोट नहीं दे रहे कि आप वोट लें, एक जान जाया जाए, आप उसी पार्टी से मुकमुका करें और फिर आप ये सीट जीत लें और क्या आओ सब इस्तीफा दें। ठीक है, इतना जश्न मनाया जहां हमारी हुकूमत है, आप कह रहे इस्तीफा कर दो और हमसे मशवरे के बगैर नथी कर दिया आपने, और फिर आप कहती हैं बाप से क्यों वोट लिए? मैं बताती हूँ आपको। मुझे मौका दीजिए। बाप के उन 4 को, 5 को, 6 को जो आप कह रहे हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के कातिलों को सपोर्ट किया हो। एक तो आप पीडीएम के मायदे चुपके तोड़ते हैं। ओके जी, इसका जवाब लेते हैं। रुबीना साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे मौका दिया। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये भी है कि राना सरावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शौकत यूसुफ सईद साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा ये सवाल लेके, लेकिन उससे पहले मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाना चाहूंगा। राना सरावला साहब का क्या कहना है, पहले सुनते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शो का नोटिस जारी होना, वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। वो जो है वो पीडीएम की सरबराही मीटिंग को लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन जो है वो सरेंडर करें और इस बात की वजाहत करें कि जो बीएपी के वोट उन्होंने हासिल किए वो क्यों हासिल किए, और अगर बीएपी के वोट वाकई अपोजिशन में शामिल हो गए हैं, जो कि होना चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर 30 वोट उनके पास हैं, 27 हमारे पास हैं, ये 57 हो गए। तो फिर आए सुबह जो है वो सजनानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं और सजनानी साहब को डी सीट करके यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही दोबारा चेयरमैन मुंतखब करवाते हैं। एक फैक्ट तो ये कि राना सरावला साहब ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अब ना रहे। अगर बीएपी के वोट्स आए हैं तो
57 सीट्स का जो ये तज़किरा कर रहे हैं कि 30 आपके पास है, 27 हमारे हैं, तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं। एक बड़ा चैलेंज क्या होने जा रहा है हुकूमत के लिए, हुकूमत इससे कैसे निपटेगी? एक ब्रेक के बाद ये सवाल लेके जाएंगे शौकत यूसुफजई साहब के पास। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत यूसुफजई साहब, राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जहां वो पीपल्स पार्टी से ये कह रहे थे कि शोकॉज वापस होना चाहिए, वहीं यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनका डिसीजन भी वापस होना चाहिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन एंड में उन्होंने एक ऐसी बात की है जो गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी या मुश्किल पैदा करने वाली बात तो नहीं। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ऑपोजिशन मिलके जाती है और ये तमाम जमातें सेनेट में इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट इसको कैसे फेस करेगी अगर सादिक संजरानी साहब के खिलाफ ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बिल्कुल नजूमियों वाला क्वेश्चन किया आपने, और आपको पता है कि पहले हम कैसे निपटे हैं। सर जी, ये मेरी आवाज आ रही है वापस? जी। जरा इसको अगर ठीक कर दे तो मेहरबानी होगी। हमें आ रही है, क्लियर है जी, आपकी आवाज क्लियर है। नहीं, मुझे दोबारा सुनाई दे रही है, ये जरा ठीक कर दें। ओके। तो देखिए, अपोजिशन का तो अब जो पीडीएम आप नहीं कह सकते अपोजिशन है। पीडीएम तो मेरे ख्याल से पहले भी हमें कोई इससे खौफ नहीं था ना कोई, क्योंकि जो जमातें थी इसके अंदर हमें पता था कि आपस में किस तरह है, कैसे चलेंगी। क्योंकि जो अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, जो टारगेट तो इन्होंने हुकूमत को किया था, लेकिन अंदर से तो इनको पता है ना कि जो कुछ नेब में हो रहा है या कुछ जो कार्रवाइयाँ हो रही है, तो वही है जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाई थी। और जब एजेंडा तो इनका यही था ना कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, किसी तरीके से केसेस को रुकवाया जाए, वो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, उनको पता चल गया कि जी गवर्नमेंट तो नहीं सरेंडर करने वाली, ना ही किसी किस्म का नेब के केसेस में वो हमें कोई रिलीफ देगी। तो फिर उसके बाद इनको यही अंदाजा हुआ कि जी पूरी अपोजिशन चल पड़ी है और सारे मिलके भी हम हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो इस तरह तो एक तो इनके अपने अंदर जो वर्कर्स के अंदर जो रिजेंटमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी, ये नहीं चल सकते हैं एक दूसरे के साथ। और हम तो पहले से मुझे तो पता ही था, अक्सर टॉक शो में मैं शैला बीवी बैठी हुई है, मैं अक्सर कहता था कि जी कोई पीडीएम शीडीएम नहीं होगा, एंड में जाके एक दूसरे के खिलाफ ही बोलेंगे। और वही हुआ, इसलिए कि जाने का एजेंडा इनका कुछ और था, आवाम के लिए तो नहीं था ना। आवाम के लिए होता तो आज जिस अंदाज से ये कहते रहे कि जी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, जनवरी में जाएगी, दिसंबर में जाएगी, मार्च में जाएगी, ये करते करते आज खुद ही खत्म हो गए। अब देखिए, असल क्वेश्चन ये है कि अगर पीपल्स पार्टी निकल गई, अगर एनपी निकल गई, तो रह कौन गया है? फिर आप क्या इसको आप पीडीएम कह सकते हैं? असल क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाकामी नहीं है ये कि उनको लाके सरबराह बना दिया गया, फिर बीच में उनको पता ही नहीं चला कि जी फैसले कौन कर रहा है, फैसले कहाँ से हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या वो अपने आप को इसका सदर मानेगा या मानना चाहिए उनको? तो ये सारी चीजें। बाकी देखिए, ये कहना कि जी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, यहाँ 10 या 20 असातिज़ा भी सड़क पर निकले तो एक मुश्किल तो होती है, क्योंकि आवाम को तकलीफ होती है। सही। तो वो एक अलग चीज होता है कि जी हम हुकूमत के लिए, लेकिन कोई एजेंडा, कोई इशू। देखिए, आज अगर आप इस मुल्क के अंदर पानी से बिजली बना लेते तो आज कोई बहरान नहीं होता मुल्क के अंदर। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में आसानी होती, आपको सस्ती बिजली मिलती, कोई चीज महंगी नहीं होती। तो प्लान हमने क्या किया है, कौन सी प्लानिंग की है हमने आज तक इस मुल्क के लिए? फर्स्ट टाइम कोई 2 डैम बनने जा रहे हैं, मोमन डैम और बादशाह डैम, उसका इफ्तिताह भी हुआ, काम भी शुरू हुआ। ये चीजें होती है। हम कालाबाग डैम के पीछे पड़े रहे, फिर उसके बाद पीडीएम बनाया, फिर ये सिर्फ आवाम को तसल्ली देने वाली बातें होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। सही। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इंशाल्लाह एंड पे जिस तरह ये कहते रहे कि जी सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कुछ भी नहीं कर सकी, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन आपने देखा कि हमने 2013 से 2018 तक जो परफॉर्मेंस दी, आवाम ने 2/3 अक्सरियत में हम दोबारा लेकर आए। अब भी ये प्रोपेगेंडा करें, बिल्कुल करें। एक महंगाई का इशू है, ये हम मानते हैं, सारे सब मानते हैं। महंगाई के अलावा जो कुछ अब इस वक्त हो रहा है कोरोना के बावजूद, आपकी मईशत, आपकी इंडस्ट्री है, आपकी एक्सपोर्ट, आपके जो रेमिटेंसेज, आपके वो भी जरा देखें ना। ठीक हो गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। महंगाई पे भी जरूर आएंगे, हम महंगाई पे भी जरूर डिस्कशन करेंगे।
कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, खास तौर पर रमज़ान मुबारक के लिए जो सब्सिडी का ऐलान किया गया वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। शैला साहबा, एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, ज़रूर कीजिए। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब की बात का भी रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर ये चाहती है कि शो कॉज जो है वो वापस लिया जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो डिसीजन भी वापस लिया जाए। अच्छा, पहले तो मैं शौकत यूसुफजई से कहती हूँ कि लोगों की याददाश्त इतनी कम नहीं है या इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है कि वो ये भूल जाएं कि ये जो पीडीएम में जमाते हैं ये इनफैक्ट एक ही हैं अंदर, ये तो मुक्का वाले हैं, ये तो यूं हैं, इनको इतना मसला था कि ये सारी एक ही हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, कह रहे थे पीडीएम लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये जितने मुख्तलिफ नज़रियाती पार्टीज़ हैं इनका दोबारा से इख्तलाफात हो जाना बड़ी बात नहीं है, इनका एक एजेंडे पे आ जाना सबसे बड़ी बात थी, और वो एजेंडा पे वो नहीं भी है ना तो आप डिलीवर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये इकट्ठी हो नहीं हो, आपकी कारकर्दगी अंडा बटा अंडा है वो रहेगी। आप ये देख लीजिए कि आपका बड़ा दावा है कि आप दावा था कि आप सेनेट में आ गए, लेकिन अपोजिशन की हर पार्टी ने अपना किरदार अदा किया और कोविड-19 की दवाओं की जो कीमत है उस पे आपको मुंह की खानी पड़ी। तो फिर शैला साहबा एक बिल लेकर आए, एक मिनट फिर आप मिलके क्यों लाते? मैं जवाब दूंगी प्लीज, जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सुखैरा साहब, एक बिल लेकर आए, मेरा तो कोई टाइम नहीं। एक बिल, हाँ रुमीना एक मिनट प्लीज, एक बिल ये लेकर आए, एक बिल लेकर आए, उसका असेंबली में मुखालफत हुई। इन्होंने इनकी पार्टी से पता चला कि इनकी कौन कौन लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी और फला इनकी वो जो खातून है वो भी, और फिर जब वो सेनेट में गया स्टैंडिंग कमेटी में, जब भी वो टाई हो गया फिर एक वोट से वो हुआ। इनके अपने अंदर ये हाल है। जहांगीर तरीन साहब के साथ अलग खड़े हुए हैं। अब आ जाती हूँ राना सनाउल्लाह साहब पे। राना सनाउल्लाह साहब जब तक सीईसी की मीटिंग नहीं हुई थी इस शो कॉज का जवाब आ गया था कि जरा इन पॉइंट्स के भी जवाब दे दें जो आज तक आप लोग नहीं दे सके। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि शो कॉज आप किसी एम्प्लॉय को देते, क्या पीपल्स पार्टी की हैसियत पीडीएम में एम्प्लॉय की है? ये एक सवाल है। और मैंने दोबारा कहा आपसे कि अगर आप पीपल्स पार्टी का एहतराम करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे कायदीन की खून की लकीर ने तारीख लिखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरी जद्दोजहद की। हमारे कायद के खून बहाने वालों के शैला साहब ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं रुमीना साहबा को जरा मौका दे, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। रुमीना साहबा, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो शौकत यूसुफजई साहब ने फरमाया कि जी उनको तो किसी किस्म का, उन्होंने पहले तो आपसे कहा तो ये तो आप नजूमियों वाली बात कर रहे हैं और फिर खुद ही नजूमी भी बन गए कि उन्होंने कहा कि मैंने तो शैला साहिबा को पहले ही कहा था कि ये नहीं चला, कि ये नहीं, कि इसका मतलब ये खुद ही नजूमी भी है। लेकिन फिर वही बात था कि यू टर्न ले लेते हैं, हम लोग आदत से मजबूर हैं, क्योंकि इनकी तो जमात का मसला भी है कि पहले ये नोटिस करते हैं किसी बात पे, फिर उस पर नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर उस नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन आती है और फिर यू टर्न लेके वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और फिर उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ कह दिया, हाय मेरे इस मुल्क का क्या बनेगा, जहाँ पर यह कहा गया कि 10-20 उस्ताद भी निकल आए तो मुश्किल तो हो जाती है। ये नहीं कि किसी भी मुल्क में अगर उस्ताद निकल आए तो उस्ताद की जिसकी इज्जत जो है दीन में भी दी गई है और मुल्क को भी और हम सबको करनी चाहिए, आज उसकी मिसाल हम नहीं दे रहे कि वो सड़क पे भी निकल आएगी तो इट्स ओके, 10-20 लोग हैं, वी कैन हैंडल। दूसरी बात, इन्होंने कहा मोहम्मद डैम और भाषा डैम, ये डैम इतनी आसानी से इनकी हुकूमत में ही नहीं बन जाने, ये सिलसिले कब से चले हुए हैं, उनके लिए जमीन किसने दी, कहां से वो बन रहा है और 3 साल में क्या बनाया इन्होंने, वही अंडे मुर्गियां और वही बातें। और रह गई बात 2/3 की अक्सरियत से आने वाले लोग, तो वो हम सबको पता है कि ये कैसे आए हैं और 2/3 की अक्सरियत कोविड पे तो काबू पा नहीं सके। अगर ये बात करते हैं, अगर आज मुझे इस चीज में फख्र है कि जब डेंगू का मसला बना तो उस वक्त हमारे जो लीडर थे उन्होंने दिन रात एक करके कोशिश की कि उसका जो टेस्ट है वो इतने कम पैसों में हो कि कोई गरीब भी जाके कर सके। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कोविड का टेस्ट इतना महंगा है और दवाइयां और उसकी वैक्सीनेशन जो है वो आम इंसान की जो है
अप्रोच से बाहर है। 12-13 हज़ार रुपए का अगर कोई इंजेक्शन लगवाएगा वैक्सीनेशन, तो जिसकी तनख्वाह इतनी होगी वो क्या करेगा? दूसरी बात, वाकई इनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि करप्शन, और दूसरा ये कहते हैं अगर चले हम तो तमाम ऑपोजिशन जमातें जो वो नैब को फेस भी करें, और कौन इनसे मांग रहा है फैसिलिटीज। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज करंटली क्या हुआ है इंटरनेशनली, मुंह काला हो गया हमारा। फिर ये जो करप्शन दूर करने हैं और दूध के धुले हुए लोग आए हैं, मुझे ये बताएं 3 सालों में क्या किया इन्होंने कि आज लंदन ने इनको ग्रे लिस्ट में टॉप 11 पे डाल दिया? उसका जवाब है इनके पास। हम तो चले हैं ही बुरे, हम तो गलत हैं। और रह गई बात डस्का या दूसरी तीसरी बातों की, तो अवाम ने आपको रद्द किया है। अवाम ने आपको ये बताया है कि आप लोग परफॉर्म नहीं कर सके। आप वो लोग हैं जिनसे ना कभी कुछ हुआ था, ना होगा, ना हो सका। आपकी आपस की लड़ाइयां, आपस के ही नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होते, आप मुल्क का क्या सॉल्व करेंगे? आपके अपने पार्लियामेंट में जब कोई बिल आता है, आपके तो उस पे एक यकजा नहीं हो पाते, तो आप कहां की बातें करते हैं? मेरे ख्याल में बेहतर है कि इनमें नजूम साहब के पास लेके जाएंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यही से कंटिन्यू करें। डस्का की जो ये फतह है बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है, जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है। उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को हरा दिया। इनके एमएनएस और इनके एमपीएस खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है। जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। जी शौकत यूसुफ जई साहब, पीटीआई का इमरान खान साहब का ना कोई फ्यूचर है और ना ही अभी तक कोई परफॉर्मेंस है। ये ना सिर्फ ऑपोजिशन कह रही है बल्कि आपके अपने लोग भी कह रहे हैं। देखिए जी, फ्यूचर अगर है तो वो इमरान खान का ही है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जो बच्चे अभी जवान हो रहे हैं और 2 साल बाद वो भी 18 साल के होंगे तो वो भी इमरान खान का पीछा करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो खैर अब आगे 11 जमातें जो बराए नाम 11 जमातें अगर ये मिलकर भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो इसका क्या मतलब हुआ? देखें, ये एक दूसरे के साथ खेलते रहे, वक्त गुजारते रहे, एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहे। अब आप मुझे बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी जो बेती गंगा में जो वो हाथ धोना होता है सिंध के अंदर, आप ये परफॉर्मेंस इनकी तो जरा देखें ना, ये हम पे उंगलियां उठाते हैं। सिंध के अंदर तो परफॉर्मेंस दिखाए ना, एक सूबा इनके पास। ये वहाँ इस वक्त अगर आप कराची की सूरत हाल देखें या जो सिंध के जो बड़े बड़े शहर जाके देखें, वहाँ जो मायूसी है लोगों के अंदर वो जाके देखें। ये अपनी फिक्र करें, इमरान खान की छोड़े। इमरान खान तो वो बंदा है जिसने खुद स्टार्ट किया अपनी स्ट्रगल और बड़ी स्ट्रगल करके वो कामयाबी हासिल की है उसने। ये कोई मिरासी सियासत पे नहीं आए हैं, वो अपनी स्ट्रगल करके आए और कभी वो हिम्मत भी नहीं हारा है इन्होंने। ये तो बेचारा भी देखे ना, थोड़ी सी इन पे वो मुसीबत आई, सारे इकट्ठे हो गए और फिर अलग करते करते, क्योंकि इनकी तो सब कुछ अलग अलग है ना, ज़हनी वो तो है ही नहीं इनकी। तो दूसरा ये कि देखिए मैं सुनता रहा हूँ दोनों लीडरों से, आपने सवाल एक करते रहे, जवाब ये कुछ और देते रहे। सवाल आप कोई और करते हैं, जवाब भी कुछ और देते हैं। ये टू द पॉइंट आते नहीं है और आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी तो अपनी जो ये करप्शन की बातें करते हैं, करप्शन बढ़ी। इस वक्त तो आपके लीडर करप्शन में है ना, इस वक्त तो उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं ना। जब हमारे खिलाफ होंगे, जब हम करप्शन करेंगे, आप आए हमारे खिलाफ केसेस करें। अभी आप कर सकते हैं, जाएं आप, बिल्कुल जाएं, लेकिन अवाम तो फिर भी इनको वोट दे रही है शौकत साहब। देखिए वोट पार्टी, देखिए मेरी बात सुने, ये इनकी देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने ये सीट जीत ली, देखिए भाई ये तो नहीं कह सकता कि टोटल खत्म हो गई पार्टियां। अपने हल्के में ये जीत गई, पहले भी इन्होंने जीता था, इसी हल्के से जीते थे, इनकी सीट थी। लेकिन क्या यहाँ पे जो मौलाना फजल रहमान साहब की सीट थी, नौशहरा वाली सीट भी ले गए थे, आपकी मेन सीट थी आपकी, वो भी नून लीग ले गई थी। बिल्कुल सर, वो वजाहत हो चुकी है। वो जो नौशहरा की सीट थे ना, वो जो कहते हैं ना 32 साल में स्ट्रगल करके आए, वो 32 साल और भी स्ट्रगल करता ना, तो वो मुझे नहीं लगता कोई बलदियाती सीट भी जीत लेता। लेकिन वो हमारी अपनी है, वो सबको पता है क्या हुआ है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि ये इन लोगों के अंदर देखें, ये शर्माते भी नहीं है, एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए हैं, फिर भी जाके बैठते हैं जी हुकूमत को हमने गिराना है। क्यों गिराना है जी? हम आपसे पूछते हैं क्यों गिराना है आपने? क्या आवाम ने इनको वोट नहीं दिया?
کہ ہم بغیر ووٹ کے آئے ہیں. ان کو ووٹ ملے ٹھیک, ہمیں ووٹ ملے وہ غلط, کیونکہ یہ 11 جماعتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کرپشن کرو, خوب مزے لو, عوام کو چھوڑو. اگر ان کے پاس عوام کی تھوڑی سی بھی ان کو وہ ہوتی تو ان کو کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے کہ آپ عوام کے لیے بات نہ کریں؟ یہ جو پارلیمنٹ بنا ہے کس لیے بنے؟ ہمیں جو سبق دیتے تھے کہ آئیں پارلیمنٹ میں بات کریں, اب کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں پارلیمنٹ میں نہیں آ کے بات کرتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی لیڈر ہے, نہ مسلم لیگ کے پاس کوئی لیڈر ہے. اب یہ بچہ پارٹی بن گئی ہے نا, اب بچوں کے حوالے ہوا ہے. اب ظاہر ہے ان کی سوچ, ان کی وہ جذبات, وہ سارے جو ہے نا وہ جذباتی سیاست ہو رہی ہے. وہ چیخے مار کے میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. اس سے چیخے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. آپ نے کچھ کرنا ہے تو پریکٹیکلی آپ الیکشن کی تیاری کریں, 2023 کی تیاری کریں. آپ اپنا ایجنڈا دیں لوگوں کو. آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ کرپشن کا ایجنڈا ہے آپ کا. ساری دنیا نہیں جانتی ہے کہ دونوں پارٹیوں نے مل کر اس ملک کو لوٹا ہے, تو ایجنڈا تو سب کو معلوم ہے آپ کا. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے 2 3 باریاں لی ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے بہت کچھ کیا. کیا کیا بتائیں اس ملک کے لیے آپ نے؟ سوائے لوٹ مار کے یہ جو قرضے چڑھے ہیں, ڈم ہوئے ہیں قرضوں کی, تو یہ کیا کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. یہ بتائیں جی قرضے تو آپ لوگوں نے لیے. بتائیں جی روبینہ صاحبہ, بتائیں جی کیا کیا آپ نے, آج تک کیا کیا جی بتائیں. میں چاہ رہی تھی ان کا کتھارسس ہو جاتا, تھوڑا ان کا دل کا غبار نکل جاتا, اور تو کچھ ہو نہیں رہا. چلیں یہی ہو جاتا. نہیں, آپ ایک چیز مان لیں. چلیں میں بات کروں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ سے ایک چیز, میں تو آپ کی بات یہ کہہ دیں صاحب, حوصلہ. نہیں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا چاہتا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نجومیوں کی ڈگری کریں. وہ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے, نجومیوں کی ڈگری کریں, بعد میں اپنے باری پہ پوچھیے گا. ابھی جو پوچھے اس کے جواب تو لے لیں. آپ نا میرے بھائی, آپ نجومیوں والی ڈگری کریں, وہ زیادہ اچھی ہے. آپ نے بھی کہا کہ ٹو دا پوائنٹ پروگرام میں آ کے ہم پوائنٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں, بالکل ادھر ادھر نہیں جا رہے. دوسری بات جو ان سی ہے نا, آپ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم سامنے نہیں کرتے. میرے بھائی ہم تو چلے ہیں ہی برے, آپ تو فورن فنڈنگ کیس کا مقابلہ کر لیں. بی آر ٹی کے جو اتنے بڑے بڑے منصوبے آپ نے کھڑے کیے ہیں, جہاں پہ وہ جو راستہ ہے وہ بس کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے, کبھی سڑک بڑی, وہی حال ہے. کہیں روٹی زیادہ ڈال گئی, کہیں سالن زیادہ ڈال گیا. اب روٹی ختم کرنی ہے, اچھا روٹی کے لیے سالن. تو میرے خیال میں یہ وہ حالات ہے. اور پھر ہر جگہ آپ دیکھیں خود ہی, کبھی اب مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ تو سیٹ ہی ان کی تھی, لیکن جہاں پہ سیٹ ہماری نہیں تھی وہ بھی ہماری ہی ہو گئی. دیکھ اب جی کیا ہوگا, نہیں مجھے پتہ نہیں چلے گا, پتہ وقت کے حساب سے چلے گا. اور وقت بڑی ظالم چیز ہے, کارما ہر ایک پہ آتا ہے میرے بھائی. وقت بڑا جو ہے نا اپنے اس میں آئے گا. اور میرے خیال میں ہم نے تو بہت کچھ کیا, اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم نے جو کچھ کیا وہ سامنے بھی ہے. آپ نے جو کچھ کیا وہ نظر آ رہا ہے. آپ نے تو تباہ کر دیا ملک کو. آپ نے غریب سے دوائی چھین لی, روٹی چھین لی, تعلیم چھین لی. آپ کو تو استاد باہر نکل آئے تو فرق نہیں پڑتا, کوئی غریب مر جائے آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ کو تو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کی بات میں نے یوسف زئی صاحب, میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. پہلے ایک چیز, پہلے آپ مینر سیکھ لیں کہ جب آپ بات کر رہے تھے تو میں بیچ میں بولی نہیں, لہٰذا میں بات کر رہی ہوں تو آپ بیچ میں مت بولیے گا, تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ نے جو کچھ بولا اپنی باری پہ بولے. لوٹی ہوئی دولت, ٹھیک ہے, آپ ذرا یہ بتائیں نا, آپ جو ان سے یہ ڈرامے کرتے ہیں اور ادھر ادھر کے ٹچکلے کھیلتے ہیں, ان کے جواب تو دیں. آپ کی تو ایک وزیر دوسرے وزیر سے نہیں بن رہا ہوتا, ایک دوسرے کو خود ہی آپ چھریاں گھونپ رہے ہوتے ہیں, ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. آپ سے کیا وعید کرے کوئی؟ آپ جنہوں نے لوگوں سے روٹی پانی چھین لی ہے, آپ باتیں کرتے ہیں. آپ ہمیں سکھائیں گے کہ کیا لوٹی ہوئی دولت ہے؟ کیا اگر اتنی لوٹی دولت 3 سال میں کیا لے کر آئے آپ واپس؟ کون سے ملک کو آپ نے سرخاب کے پر لگا دیے؟ آپ نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا ہے. آپ نے بات کرتے ہیں 18 سال کے بچے, جو آج جو بچے 16 سال کے 2 سال بعد 18 سال کے ہوں گے, وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا سکھا رہے ہیں آپ ہمیں, کون سی تربیت دے رہے ہیں آپ, کون سی تعلیم دے رہے ہیں آپ, کون سی پالیسیز دے رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بات کرنے کی. ایک سیکنڈ صرف, ایک واپس آپ میرے لیڈر کی بات کرتے ہیں. میرے لیڈر کی تو ہم مثال دے ہی نہیں سکتے, خدا کا بڑا احسان ہے, ہم نے بہت کچھ کیا. آپ مجھے بتائیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے بات نہیں کر رہی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے بیچ میں ڈسٹرب مت کریں, ادروائز میں نے آپ جب بولنے پہ جب آپ بات کریں گے پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گی. دوسری بات یہ کہ آپ کو تو اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ کا وزیر اعظم سلیکٹڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائے,
वो तो उस टाइम आते जब हम नहीं होते, ठीक है। और फिर बड़े दावे और धड़े बोल के और कॉन्फिडेंस का वोट लिया, किस तरह से वोट लिया? अपनी ही पार्टी के लोगों को कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो शो कॉज नोटिस चला जाएगा। आप बातें हमें सिखाते हैं, पहले जाके अपनी खुद की तरबियत कीजिए और फिर हमारे बात करें। हम भागे नहीं ना फरार हुए हैं, फरार आप जैसे लोग होते हैं, फरार आप जैसे लोग होते हैं जिन्होंने पकड़ दकड़ करके एक पार्टी तश्कील दी है जिसकी कोई विजन नहीं है। हमारी जमातों का विजन है। मसूफ आप बाज नहीं आ रहे, अब आप बोलिएगा, जब आपकी बारी आएगी मैं देखूंगी आप कैसे बोलते हैं, फिर आपका बोलना मुश्किल होगा। आप हमें दर्श ना दें, आपको तो खुद तमीज नहीं है, आपको तो खुद पता नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है। इसलिए सोच समझ के बात करें, क्योंकि आज जो बीज आप बो रहे हैं इनको आपको जब काटना पड़ेगा ना, फिर हम देखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू आगे, आपका ब्रेक लेने के बाद लोगों को बुलाया करें जिनको पोजीशन क्या है जहां तक इस्तीफों की बात है। अब मैं देखूंगी अब आप जब बात करें कॉन्फ्रेंस की बात है उस पे ऑपोजिशन अब क्या पोजीशन लेगी, एक ब्रेक के बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शैला साहब योर टर्न। क्या कहेंगे आप अब इस्तीफा और लॉन्ग मार्च का फैसला कब होगा, कौन करेगा, पीडीएम का फ्यूचर क्या है, ऑपोजिशन की पोजीशन क्या है? बड़े सवाल खड़े हो गए हैं आज पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से अलग हो गई है। देखिए, ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज की अपनी पोजीशन है और जैसे मैंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पे तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज ने दिखा दिया कि वो जो है इश्यूज को देखते हुए चल रहे हैं। जहाँ तक मैं हैरान हूँ कि एक ही प्रोग्राम में जो है शौकत यूसुफजई ने कितने पैतरे बदले। उन्होंने फिर कहा दोनों ने मिलके ये किया, दोनों ने मिलके ये किया, उससे पहले कह रहे थे दोनों अलग हैं। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हैं। जहाँ तक देखिए आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, तो इस वक्त सोशल मीडिया लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहा है। और उस वक्त जब साकिब निसार भी थे, जब भी ये बात हो रही थी कि उन्होंने कहा था यहाँ कुत्ते का भी इलाज नहीं हो सकता, और कराची के हॉस्पिटल को अपनी जेब से 1 लाख रुपए दिए थे, ठीक है। और आप लोग का तो ये हाल है कि हॉस्पिटल लास्ट ईयर जो का हम लेंगे और उसका बजट में पैसे नहीं रखे। जहाँ तक परफॉर्मेंस की सवाल है तो मुझे सिर्फ ये बात आपसे करनी है कि जब हुकूमत होती है तो हुकूमत की 2.5 साल के बाद भी अगर ये परफॉर्मेंस है कि वो एक बाई इलेक्शन में जीत सके उन सीटों पे भी जिस पे वो जीती थी, तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। और जहाँ तक बात है आपके इस बात की कि ये करप्शन में आए हुए हैं, तो करप्शन का इस वक्त निशाना आपकी पार्टी के वो तरीन साहब हैं जिनकी सज़ा जब हुई थी तो आपके वज़ीर आज़म ये कहते थे टेक्निकल मिस्टेक से सज़ा हो गई है, इस आदमी को तो सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। आप ही के यहाँ जो है पार्टी फंडिंग केस को डिले किया जा रहा है, मालम जब्बा के केसेस पे बात नहीं हो रही है, और बहुत सारे ऐसे आपकी जो BRT है एक कारनामा, पूरे 7 साल में एक कारनामा, अभी बारिश हुई थी वो स्विमिंग पूल बना हुआ था। तो आप ये वाली बातें नहीं करें, ये वाहिद मुल्क है। तो शैला साहबा अगर आपके पास 2.5 साल के बाद भी आप गिरे लिस्ट से नहीं निकले, अगर आप जितनी तनकीद गवर्नमेंट पे करें, अगर आपके पास ये ऑप्शन है और आप इस ऑप्शन को अवेल भी कर सकते हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस ला सकते हैं। अगर 30 सीटें आपकी 27 उनकी मिला के सेनेट में अगर 57 वोट डलते हैं, सादिक संजानी साहब तो हट जाएंगे विवाद से, फिर ये क्यों नहीं करते आप? ये हमारे पास ऑप्शन पहले भी था, और जब 14 लोग जो थे अचानक जिंदा ज़मीर हुए थे, तो आप कहीं से भी ख्वाजा आसिफ का बयान निकालें, उन्होंने कहा ये हमारे ही लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, और इन्हीं हमारे जो इनके कह रहे हैं ये इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने पंजाब में बंदर बांट की। तो हमें तो पता है कि हम कर लेंगे, आपको पता है आप नहीं कर सकेंगे। ओके, आप ये बोले जितना आपको पता है, और अब तो आप यहाँ तक आ गए, राना सनाउल्लाह ने कहा जहांगीर तरीन की कोई गलती नहीं है। मेरे पास वक्त कम है। रुबीना साहब आप जरा क्विकली जवाब दीजिएगा। पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम ये कर लेंगे, लेकिन नून लीग फिर हमारा साथ नहीं देगी इसमें। मेरी बारी है जनाब। मैं आता हूं
सुखेरा साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पार्टी की आदत ने आज तक जो PMLN ने स्टांस लिया है, हम उसके ऊपर पहले भी डटे थे, आज भी हैं, और जो फैसला होगा क़यादत का, जहां पर जो चीज़ होगी, हमने तो साबित किया। लोग तो ये भी कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो शायद सेनेटर नहीं बनेंगे, लेकिन वो बने। तो मेरे ख्याल में चीज़ें हर तरह से चलती रहती हैं, और आने वाला जो वक्त है वो सब कुछ सबके लिए वाज़ेह इंशाल्लाह कर ही देगा। शौकत साहब सर, इज योर टर्न। अगर देखें, ये तो अभी ऑपोजिशन है ना, शौकत ये तो अभी ऑपोजिशन है, नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स के हवाले से कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो लोग जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं, अगर उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए, फिर गवर्नमेंट का क्या बनेगा? देखिए, आप ये तो देखें ना कि कितनी बड़ी हिम्मत है इस हुकूमत के अंदर, कि अगर आप समझते हैं कि हिम्मत ही तो है बेचारों के पास, खिलाफ कार्रवाई हो रही है, घबराना नहीं, लेकिन हिम्मत तो है ना इस गवर्नमेंट के अंदर कि वो अपने बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। इनकी तरह तो नहीं है, लूट मार करके डकार लेके आराम से बैठ गए, आराम ख्वार हुई अपने। प्लीज शौकत साहब जी। नहीं, खैर ये इनकी ट्रेनिंग हुई है, कोई परवाह ना करे, मैं अपनी बात कर लेता हूँ इंशाल्लाह। हमारी यूसुफ जही साहब अपनी हमारी देखिए, आपको गुर्दों का ट्रांसप्लांट, लीवर का ट्रांसप्लांट, बोन मैरो, दिल का ऑपरेशन, ये सारे अपना दिमाग का ट्रांसप्लांट बता रहे मुझे किस सूबे में। दूसरा BRT की बात कर रहे हैं, BRT की बात कर रहे हैं, BRT आए तो सही है, जरा देखें, 2 लाख लोग रोजाना उसमें सफर कर रहे हैं। उन लोगों से जरा के पूछे तो सही ना कि BRT कैसी है। असल लोगों से यही लग रही है ना कि जो BRT बन गई है, इसका क्या बनेगा, किस तरह हराएंगे हम इनको, ये आपको इंशाल्लाह ताला आप जीतते रहेंगे। चले खैर, मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। एक ब्रेक के बाद आप एक्सप्रेस न्यूज पर 9 बजे का खबरनामा देख सकेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।